हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं और सर्दी में अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। इस समय सर्दियाँ अपने चरम सीमा पर हैं और अधिकतम है, कह सकते हैं, है ना, पीक पॉइंट है इस समय। तो थोड़ा सा बच बचाव कीजिए। जनवरी जनवरी तसल्ली से बिताइए। स्कूल जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से स्कूल का टाइमिंग 9 या 8:30 के बाद का ही है इस समय। तो ऐसा नहीं कि पता चले धूप निकली तो स्वेटर निकाल करके वैसे ही जा रहे हैं, शर्ट के अंदर हैं। ऐसे स्टील बॉडी मत बनो तुम, मुझे पता है तुम बहुत बढ़िया बलिष्ठ इंसान होगे, बहुत बढ़िया अच्छे से सेहत का ध्यान भी रख रखे होगे। लेकिन सर्दियों का कोई भरोसा नहीं है बच्चों, है ना। तो प्लीज नेचर के साथ में पंगा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना ध्यान अच्छे से रखो, प्रिकॉशन रख करके काम करो, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को पता है कि मॉडल टेस्ट पेपर आ चुका है, वेबसाइट पे अपलोड भी हो चुका होगा, हो चुका होगा, क्या हो चुका है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी उसको डाल दिया है। तो जिनको अभी तक नहीं पता, प्लीज एक बार के लिए मॉडल टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर, फिजिक्स के मॉडल टेस्ट पेपर को ही डिस्कस करेंगे और बोर्ड ने उसमें क्या लिमिटेशन बनाई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब मैंने पेपर को देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि ये पेपर ऐसा है कि बोर्ड चाहता ही नहीं है कि एक बच्चा भी फेल हो। बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहता है, वो चाहता है कि इस बार का रिजल्ट जो है वो 100% रहना चाहिए, जिस तरीके का पेपर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल दिए हुए हैं 10, ठीक है। अब सोचो 10 ऑब्जेक्टिव सवाल जिनमें एबेस रहते ही भरने हैं, उन्हीं में पास हो जाओगे तुम लोग। अरे होगे नहीं होगे। और जिसको वो नहीं आते हैं, आराम से तरीके से तसल्ली से बैठ जाना, ठीक है। नहीं आता है तो बिल्कुल छोड़ देना, उनकी जगह खाली जगह छोड़ देनी है। एंड में जाकर के पूछ लेना अपने दोस्तों से, जो होशियार लड़का लगे ना तुम्हें, होशियार लड़का या लड़की ऐसे, बस पूछ लेना उससे, बिना शर्म आया वो छोड़ देना। नंबर आने से मतलब होता है, ठीक है। तो बस पूछ लेना कि बता दे मेरे को ये 10 सवाल, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। चलिए, 10 सवाल ऑब्जेक्टिव है, एबेसिड देके हैं। फिर 10 सवाल के अंदर एक एक लाइनों के, तो 20 सवाल ऐसे आपको मिलेंगे जो 1 नंबर के हैं। अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए, पास होने के लिए इतना काफी है। फिर जिन्हें 100 में से 100 लाना है उनके लिए तो मतलब इस बार का पेपर मक्खन जैसा आएगा भैया। आधा कोर्स भी करके जाओगे ना, जितना बोर्ड ने 40% बता रखा है ना, काट रखा है ना, 60% दिया है, 40% हटा दिया है, ऐसा ही तो है, ठीक। अगर उस 60 का भी तुमने अगर लेट सपोज करो 90% कर लिया, 60 का 90, ठीक है, पेपर बहुत अच्छा आने वाला है। आप सोचिए, एक ही सवाल में 2 ऑप्शन, एक ही सवाल के लिए 3 ऑप्शन, इतना मतलब ये नहीं आ रहा तो नीचे वाला देख ले, ये भी नहीं आ रहा तो उससे नीचे वाला देख ले, ठीक है। इतना फ्रीडम कौन देता है? इतना तो पापा जी भी फ्रीडम नहीं देते हैं। डायरेक्ट बोलते हैं बेटा इतने नंबर नहीं आए ना तो जूत लगाऊंगा तेरे। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इस बार बोर्ड ने ऐसा बोला है कि इस बार कोई बच्चा अपने पिताजी से नहीं पिटेगा, कोई बच्चा अपनी माताजी से नहीं पिटेगा। सब है ना, अब सभी मम्मी पापा जो है वो तैयार होके बैठे हैं कि मेरा बेटा पास हो जाएगा, मेरी बच्ची पास हो जाएगी और हम पूरे मोहल्ले के अंदर मिठाई बांटेंगे। कुछ इस तरीके का सीन आने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं पेपर को। और थोड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोलते हैं कि सर क्या पैटर्न रहेगा। तो बच्चों, ये ब्लूप्रिंट जो है हो सकता है, समझिए मेरी बात को, ये ब्लूप्रिंट हो सकता है। रीजन क्या है देखो, आपको भी समझ में आ जाएगा मैं हो सकता है क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ते हैं। शुरुआत में जो लिखा हुआ है उसे एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज जो लिखी हुई है वो ये है, आपको वैसे साइड में दिख जाएगी कि मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए हैं। मतलब जो भी पेपर आप पढ़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जिसका भी आप मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2021 के लिए ही है। अदर जो आने वाली परीक्षाएं होंगी उनके लिए आप इस पेपर को यूज नहीं करें। दूसरा, कोविड 19 परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले, जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहा, और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ है। अतः मुख्य पाठ्यक्रम समिति द्वारा नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न अनुमोदित किया गया है। वो आप सभी को पता है कि क्या आने वाला है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित है। देखो उन्होंने पूरी सावधानी बरती है कि जो नया सिलेबस आया है 2021 का, उसके अकॉर्डिंग मॉडल टेस्ट पेपर तैयार करें। लेकिन फिजिक्स के पेपर में एक छोटी सी त्रुटि रह गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बच्चों, थोड़ी बहुत त्रुटि हो ही जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
और मैं बताऊंगा कि क्या त्रुटि है। प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पी, एक पंक्ति में उत्तर वाले, बहुविकल्पी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एबीसीडी वाले, एक पंक्ति वाले मतलब एक लाइन में लिखने वाले, रिक्त स्थान पूर्ति है ना, पहले आते थे ना 5 छठी के पेपर के अंदर रिक्त स्थान आया करता था, आपको भरना होता था कि इसके अंदर क्या आएगा। लघुत्रात्मक 1, लघुत्रात्मक 2, निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश किया गया है। लघुत्रात्मक 1 और लघुत्रात्मक 2 का मतलब ये है कि लघुत्रात्मक 1 में कोई आपको वो नहीं दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया, अथवा नहीं दिया गया, लेकिन लघुत्रात्मक 2 में आपको ऑप्शन दिया गया, अथवा दिया गया है, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। जो अथवा कहाँ आया करता था, 4 नंबर के सवालों में आया करता था ना, वो बच्चों यहाँ पर आपको पहले ही मिल जाएगा। 4 नंबर के सवालों में तो 2-2 अथवा चल रहे हैं, मतलब 3 सवाल मिलेंगे, 3 में से कोई भी एक कर दो, ऐसा मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया पेपर बनाया उन्होंने। चलिए फिर 4 में बोल रहा है, खंड से एवं द के प्रत्येक प्रश्न में एक एक तथा खंड य के प्रत्येक प्रश्न में 2-2 विकल्प दिए गए हैं। देखिए पहले सिर्फ क्या था, ए ब स द, ये 4 ही खंड हुआ करते थे। इस बार इन्होंने खंड बना दिए 5। ठीक है, जो से और दे खंड है उसमें अथवा का सवाल एक ऊपर और एक नीचे मिलेगा, और जो यह खंड है उसके अंदर 3 सवाल मिलेंगे आपको, और 3 में से आपको कोई भी एक करना है। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम में दिए गए इकाईवार अंक एवं अंक भार में 25% तक अंक भार में परिवर्तन बोर्ड प्रश्न पत्र में संभव है। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखो, यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये जो है ये हमारे दिमाग में एक संशय पैदा करती है। क्या बोल रहा है वो, पाठ्यक्रम में दिए गए इकाईवार अंक, जिस तरीके का आपको पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें जो अंक पैटर्न दिया गया है, और अंक बार में 25% तक का परिवर्तन हो सकता है। मतलब जो पैटर्न बोर्ड ने बनाया है उसमें बोर्ड ने अपने लिए एक रिजर्व रख लिया कि हम चाहे तो 25% तक चेंज कर सकते हैं, एक नंबर किसी में ज्यादा एक नंबर किसी में कम कर सकते हैं, भाई ये हमारा ऊपर निर्भर है। ठीक है, चलिए फिर ये लेखा शास्त्र, ये तो अपने लिए कोई मायने रखता है नहीं। मैं अपने वाले पेपर के ऊपर आता हूँ, फिजिक्स वाले पेपर के ऊपर आता हूँ, जो मेरे हिसाब से 145 के आसपास पेज नंबर पर है। ओके, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पेपर, भौतिक विज्ञान उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 भौतिक विज्ञान। समय वही है 3 घंटे 1/4, सॉरी वही 3.25 घंटे, आपको पता है। पूर्णांक 56। क्या करना है, पहला जो ये चीजें पहले पढ़ लिया करो। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र का नाम, प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखे, है ना, आपका जो पेपर आता है उसके ऊपर आपको अपने रोल नंबर लिखने पड़ते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, वो तो आओगे तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे भाई, अनिवार्य तो क्या है, इसके अंदर आपके ऊपर निर्भर करता है। पूरे करोगे तो नंबर भी मिलेंगे। तीसरा, सभी प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो भैया बोर्ड, यार देखो कैसी बात कर रहे हैं ये, हैं अपन को चिट बनाने थोड़ी बैठना है, वहां पर कॉपी में लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे, इतना तो हमें भी पता है, बच्चे थोड़ी हैं, इतने भी बच्चे ना, बच्चे तो हैं लेकिन इतने भी थोड़े बच्चे हैं। चलो, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही देवे। अब ये थोड़ा सा समझिए बच्चों, द थिंग इज पेपर करने का पैटर्न आपका ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे खंड ए है तो खंड ए में लेट सपोज करो 10 सवाल है तो 10 एक जगह ही करें। ऐसा नहीं खंड ए के 2 सवाल आपने इधर कर दिए, 2 सवाल लास्ट वाले पन्ने में करो, 2 सवाल बीच में करो, ऐसा मत करो। ये आपके लिए ही हानिकारक सौदा है, ये बात ध्यान में रखना, ये आपके लिए ही हानिकारक है बच्चों। ठीक है, और जिनमें आंतरिक खंड है मतलब जिनके अंदर ए और बी दे रखे हैं सवाल, जैसे 3 नंबर का सवाल है, उस 3 नंबर के सवाल को कैसे डिवाइड कर रखा है, 2 नंबर का एक सवाल और 1 नंबर का एक सवाल। ठीक, तो आप क्या कर रहे हो, 2 नंबर के एक सवाल को तो एक जगह कर रहे हो और 1 नंबर के सवाल को कहीं और अलग जगह कर रहे हो। नहीं भैया, वो जो टोटल 3 नंबर का सवाल है वो एक ही जगह होना चाहिए। एक तो ये मैं आपको ये बोलूंगा कि जितने भी जैसे खंड हैं उनको एक जगह करो, ए खंड को पूरे एक जगह करो, फिर बै खंड को एक जगह करो, फिर से खंड को एक जगह करो, फिर दै को एक जगह करो, फिर ये को एक जगह करो। कुछ इस तरीके से कीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा है बच्चों। ठीक, फिर प्रश्न पत्र में हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर और विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा को के प्रश्न को ही सही माना जाएगा। सही बात है भैया।
छठा देखिए, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लगाएं, नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है। प्रश्नों का अंक भार निम्नानुसार है। अब ये तो समझो, जो आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पेपर के अंदर, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है वो, खंड ए, ठीक है, खंड ए के अंदर क्या है, एक है। देखो कैसे बोल रहा है, पहला और पहले के लिए बोल रहा है कुछ ऐसा लिख रखा है, से इतने सवाल, एक से लेकर 10 सवाल, और वो भी कैसे लिखे जाएंगे, 1 पॉइंट ऐसा, फिर 1 पॉइंट ऐसा, ठीक है, ऐसे 10 सवाल हैं जो क्या है, एवरेज से लेके सवाल हैं एक एक नंबर के, फिर 2 से लेकर 11 तक के भी सवाल जो हैं वो एक एक नंबर के हैं। तो इस तरीके से टोटल 20 सवाल आपको मिलेंगे और वो सारे एक एक नंबर के हैं। तो 20 नंबर तो यहां से मिल गए आपको। फिर क्या बोल रहा है, 12 से लेकर 15, मतलब 12, 13, 14, 15, 4 सवाल, ठीक है, कितने के हैं, 2 नंबर के सवाल हैं, और वो टोटल मिलाकर के 8 हो गया, सीधी सी बात है। फिर से देखो, से और द, मतलब सी और डी देखो आप, 16 से लेकर 19 और 20 से लेकर 21, कितने हो गए, 4 और 2 6 सवाल। ये ऐसे 6 सवाल हैं जिनमें आपको अथवा देखने को मिलेगा, ऊपर भी और नीचे भी। जो 16 से लेकर 19 वाले सवाल हैं 4 सवाल, वो 3 नंबर के हैं, और 20 और 21 वाला जो सवाल है वो 4 नंबर का है, जिनमें आपको एक एक ऑप्शन देखना मिलेगा। जो लास्ट वाला है ना बच्चों, ये जो है 22 और 23 वो सवाल, ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, 2 सवाल हैं और दोनों के अंदर कितने अथवा है बच्चों, आपके पास में 3 मिलेंगे, ठीक है, 3 सवाल मिलेंगे जिसमें से आपको एक करना पड़ेगा, ठीक है, और वो 4 नंबर के सवाल हैं, तो 8 यहां से मिला, टोटल पेपर 56 नंबर का है। चलिए मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। प्रश्न क्रमांक 16 से 23 में आंतरिक विकल्प मौजूद है। चलिए, खंड ए, काम करने का तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड में। आज हम न्यूमेरिकल कर लेंगे जो इस पेपर के अंदर है। मैं आपको पैटर्न बता दूंगा, शायद मैं पूरा सॉल्व नहीं करूं तो मैं आपको पैटर्न जरूर बता दूंगा। दूसरा ये बात थोड़ा ध्यान में रखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का मेरे को इस बीच में कॉल भी आया है, मैसेज भी आया है कि सर मेरे दोस्त ने इतना पढ़ लिया है, या मेरे दोस्त का आधा सिलेबस हो गया है और मैंने अभी तक चालू ही नहीं किया है, या फिर मैंने 1 या 2 पार्ट ही पढ़े हैं। तो बच्चों घबराने से चीजें या कोई भी मैटर सॉल्व नहीं होता, उसके लिए आपको प्रयास ही करना पड़ेगा। तो आप सोचो कि मैं घबराता रहूं और एंड में जाकर के एग्जाम बढ़िया देकर के आऊंगा, हो सकता है क्या? बिना पढ़े के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो घबराना छोड़ो, अभी भी आपके पास में 3 महीने से ज्यादा का टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। 90% लाना इस बार ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप ये मानिए कि कोविड ने आपको सबसे ज्यादा सुनहरा मौका दिया है। इससे इजी पेपर नहीं आएगा और इस तरीके का पेपर कभी नहीं आएगा। तो आपके लिए सुनहरा मौका है 100 आउट ऑफ 100 टारगेट करने का, 56 में से 56 लेकर के आने का, ठीक है। तो पूरी जी जान लगा देनी है अपन को और अच्छे से मेहनत करनी। चलिए पहला सवाल, पहले सवाल का पहला देखिए क्या बोल रहा है। तो आपको काम किस तरीके से करना है, तो स्टार्टिंग में आप क्या लिखेंगे, सेक्शन, खंड और ए, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे साइड में, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से करें। खंड ए लिख लीजिएगा और उसका पहला सवाल और उसमें ऐसा, क्योंकि इस तरीके का दिया हुआ है सवाल को, अगर आप देखोगे तो है पहला और उसमें 10 सवाल है। तो पहले का पहला देखो, आवेश का मात्रक, आप सभी को पता है आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। तो देखो इसके अंदर कूलाम कहीं है, बिल्कुल है। तो इसमें ए है, तो आप क्या लिखेंगे, स्पेस, यहाँ पे वो लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा ए और फिर कूलाम लिख करके आओगे, ठीक है। थोड़ी सी सुविधा उस कॉपी चेक करने वाले पर भी करो, उस पर भी थोड़ा बहुत रहम करो, ठीक है। तो ये पूरा लिख करके वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। या फिर आप ऐसा लिख दो, आवेश का मात्रक फिर कूलाम, सवाल भी आ गया, अगले को देखना भी नहीं पड़ा पेपर को, और उसका एक अच्छा इंप्रेशन चला गया उसके पास में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आवेश का मात्रक फिर बराबर ए और कूलाम, या फिर ऐसा लिख करके आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो वैसे भी नहीं कटने हैं, सही चीज होनी चाहिए। फिर पहले का दूसरा देखो क्या बोल रहा है। अब ये जो सवाल है ना दूसरे नंबर का बच्चों, ये सवाल देखा जाए तो सिलेबस में है नहीं,
कार्बन वर्ण कोड जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है। तो फिजिक्स के पेपर में एक ये गलती से आप कह सकते हैं सवाल आ गया, हालांकि ये बोर्ड का सवाल है, ठीक है। आप देखोगे तो 2018 या 19 का अगर आप पेपर देखोगे तो आपको उस बोर्ड के क्वेश्चन में आपको ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत इजी, अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे और आपने कभी कार्बन कोड पढ़ा भी होगा तो एक बार में सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, मैं बता देता हूँ। चित्र में दिए गए कार्बन प्रतिरोधक का मान 22 गुणा 10 की घात 5 है। सवाल क्या है, 22 गुणा 10 की घात 5 प्लस माइनस 5%, ठीक है, ऐसा दे रखा है। और वो आपको एक डायग्राम दे रहा है नीचे। प्रतिरोधक की दूसरी वलय का रंग क्या होगा, बहुत सिंपल है। पहली वलय के लिए 2 नंबर, दूसरी वलय के लिए भी 2 ही है क्या, सार्थक, ठीक है। तो जो पहली वलय का रंग है वही दूसरी वलय का भी रंग होगा। पहली वलय का रंग दे रखा है लाल, तो दूसरी वलय का भी रंग क्या है, लाल है, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर हो गया लाल। कॉमन सेंस का सवाल था बच्चों, सिर्फ कॉमन सेंस, ठीक है। ये कोई सवाल ऐसा नहीं है कि कार्बन वर्ण कोड आपको याद ही, ये सिर्फ कॉमन सेंस के लिए दिया गया है और कुछ नहीं। तो लाल जो है वो द ऑप्शन में दिया गया है, तो द लिखें और यहां पर लिखें लाल, ठीक है। फिर पहला सवाल और इसका तीसरा क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध को किस वैज्ञानिक ने पता लगाया। बच्चों, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सबसे पहला प्रयोग कब पढ़ा या किसके लिए, किसने बताया था। और स्टेट याद आ रहा है क्या आपको, मेरे को तो याद आता है, ठीक है। और स्टेट वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार ये बता दिया था कि भैया विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी चालकता में अगर धारा बहाओगे तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और स्टेट ने बताया था 7.01, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो और स्टेट वो वैज्ञानिक थे, तो मैं लिख देता हूं पे और स्टेट, ठीक है। फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है। 4th में क्या बोल रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर नतिकोण का मान कितना होता है बच्चों, थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री। भूमध्य पर कितनी, 0 डिग्री होती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं 90। देखिए किसमें ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हमने लिखना है ए और 90 डिग्री, ठीक है। फिर पहले का 5वां क्या बोल रहा है वो देखिए, एंगल ऑफ डेप्थ। देखिए अनुनादी स्थिति में वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर कितना होता है। भैया अनुनाद की अवस्था है, अनुनाद की अवस्था में वोल्टता और धारा समान कला में होते हैं, यही तो खास बात है। फाई का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, समान कला में चलते हैं वो दोनों। V बराबर Vm sin ओमेगा t और I बराबर Im sin ओमेगा t। निहायत ही सिंपल है अनुनाद की अवस्था। और एक अच्छा सवाल भी है, मैंने आपको बोला था भी, ठीक है। तो कितना होता है कलांतर, 0 डिग्री होता है। ऑप्शन कौन सा है, बी है, वह है, ठीक है, 0 डिग्री। फिर पहले का 6, देखिए लेंस की शक्ति P वह फोकस दूरी में संबंध आप सभी को पता है क्या भाई, कि शक्ति बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। देखिए कहाँ एडजस्ट हो रहा है, ए ऑप्शन पर एडजस्ट हो रहा है, तो ये ए हो गया। 7वां देखिए, सिंपल है सवाल, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। देखिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता क्या है, तो आप सभी को पता है, मैं यहां लिख देता हूं कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा hν बराबर क्या होता है, कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा है ना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो इसे हम hν इज टू फाई नॉट प्लस हाफ mv², या hν इज टू hν नॉट प्लस हाफ mv²। बहुत तरीके हैं ना इसको लिखने के, या इसको इस तरफ लेकर के आओगे तो क्या करते हो, hν माइनस ν नॉट इज टू हाफ mv²। बहुत सारे तरीके हैं, अब आपको छांटना पड़ेगा भैया कौन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखो hν बराबर हाफ mv² मैक्सिमम प्लस फाई नॉट, देखो आगे पीछे कर दिया इस चीज को, लेकिन लिखा यही है पहले के अंदर इन्होंने,
यही लिख रखा है, ठीक है। दूसरा हो नहीं सकता, तीसरा हो नहीं सकता, चौथा एच नहीं, फोर्थ भी नहीं है, डी भी नहीं है, ये पहला ए ही है। तो आपको क्या करना है, ए लिखना है और क्या जो दिया हुआ है उसे ऐसा का ऐसा उतार दीजिए। एच न्यू इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, मैक्सिमम मैक्स नीचे लगाएं भाई, प्लस फाइव नॉट, ठीक है। इस तरीके से आपको उतारना है। ये कौन सा था हमारे पास में, 7th क्वेश्चन था। 8th देखिए क्या बोल रहा है, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती। आप सभी को पता है क्या भाई, नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता, सभी को पता होना चाहिए। पता है नहीं, पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि नाभिक का घनत्व कभी भी किस पे निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान संख्या पे निर्भर नहीं करता। और सारी चीजें देखिए, द्रव्यमान तो निर्भर करेगा, आयतन भी निर्भर करेगा, ये आता ही है आयतन के फॉर्मूले में, क्योंकि त्रिज्या निर्भर करती है ना। बंधन ऊर्जा भी निर्भर करेगी द्रव्यमान पर, ठीक। चलिए, तो ये है घनत्व, द ऑप्शन जो है वो ध्यान में रखिएगा इसमें। तो यहां पर लिख दिया द और घनत्व, ठीक है। चलिए, और काटा पीटी न करें, कॉपी के अंदर बिल्कुल भी काटा पीटी मत करना। बोर्ड की कॉपी में जो काम करो तसल्ली से करो। परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक होते हैं। आपको अगर पता हो तो ये सवाल मैंने दिया था कहाँ, यूट्यूब पे आप अगर देखोगे वो चीज आप हमेशा देखिएगा बच्चों। कम्युनिटी जो टैब है अपने चैनल का फन विद फिजिक्स का, इसे लगातार देखते रहिए। मैं इसके अंदर क्वेश्चंस डालता जाता हूँ। और टेलीग्राम पे अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे आएँ, वहाँ पर भी मैं वो क्वेश्चन डालता रहता हूँ। इवन वहाँ पे अदर पीडीएफ भी डालता रहता हूँ, कई बार सवाल भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ वो देखते रहें, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। क्या होगा, परम शून्यता पर निज अर्धचालक क्या हो जाते हैं भैया, कुचालक हो जाते हैं, आदर्श कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। देखिए, आदर्श कुचालक, अतिचालक तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये 9th क्वेश्चन था, ठीक है। और यहाँ पे कुचालक का कौन सा ऑप्शन है, से ऑप्शन। फिर निम्न में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है। अब ये तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, ये देखा जाए तो चैप्टर हो गया आपका कौन सा, लास्ट वाला 17th विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। और वहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हालांकि अभी देख लो, जल्दी से बता देता हूं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम ऐसा अरेंज करते हैं, जी एक्स पर देखो आई एम रेडी, ठीक है। आई एम रेडी का री लिखा है। जी मतलब गामा, एक्स मतलब एक्स रे, पर मतलब पराबैंगनी, देखो देखने वाली कौन सी, विजिबल दृश्य। आई, आई का मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को बोलते हैं पराबैंगनी, ठीक है। सॉरी पराबैंगनी नहीं बच्चों, अवरक्त, सॉरी हिंदी में इसे बोलते हैं अवरक्त। आई का मतलब होता है इंफ्रारेड। एम मतलब माइक्रो, सूक्ष्म। और रेडियो, लास्ट वाला कौन सा है, रेडियो तरंग है। और इन्हें कैसे जचाया गया है, इन्हें तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में जचाया गया है। ये बढ़ता हुआ क्रम है ऐसा, ठीक है। तो ये तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लैम्डा मैक्सिमम किसके लिए है, रेडियो के लिए। गामा के लिए लैम्डा क्या है, मिनिमम है, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है गामा, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो है, देखो एक्स किरण हो नहीं सकती, ज्यादा है गामा से। फिर बीटा और अल्फा में आपको संशय हो सकता है क्योंकि इसमें बीटा और अल्फा दिखाई नहीं देते, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे बीटा और अल्फा, तो आप देखेंगे कि बीटा और अल्फा की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है बच्चों, ठीक है। तो अगर E बराबर एच न्यू का मैं कॉन्सेप्ट देखूं तो एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा क्या,
जिनकी ऊर्जा कम है उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ज्यादा होगी भैया। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि अल्फा और बीटा की ऊर्जा कम होती है, किससे, गामा से। ठीक है, अतः उनकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी, किससे, गामा से। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसकी है, गामा की ही है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन कौन सा है, गामा किरणों के लिए स ऑप्शन आपको दिखाई देगा, स गामा किरण। ठीक है, और ये अपन डिस्कस कर लेंगे, ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये आपके सेक्शन ए में अभी पहले सवाल को ही कंप्लीट किया है, देखा जाए, है ना। लेकिन 10 नंबर हमारे आ चुके हैं, हम पास तो हो चुके हैं भैया। और जिन्होंने वीडियो को देखा होगा ना और रिवीजन भी नहीं किया होगा, मुझे पता है वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। एक आध सवाल में अगर आप अटकोगे तो अटकोगे, अदरवाइज मेरे को लगता नहीं किसी में आप अटकने वाले हो। चलिए, अब दूसरे नंबर का सवाल तो इसे मिटा देता हूं। बच्चों, आप लगातार वीडियोस को देखते रहें और लगातार स्टडी करते रहें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, चाहे इस चैनल पे वीडियो आप नहीं देख पा रहे हो या जैसा भी आपको सूटेबल लग रहा हो, लेकिन पढ़ाई को आधी अधूरी मत छोड़ो, है ना। आधा अधूरा पढ़ने से कभी फायदा नहीं होता, अध जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक ही होता है, लाभप्रद नहीं होता। ठीक है, ओके, ऑलराइट। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, बिंदु धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। बिंदु धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। तो ये धनावेश बनाया स्केल से, ये रेखाएं बाहर जाती हुई, सीधी बाहर जाती हुई खींच दीजिएगा। ठीक है, हो गया आपका बिंदु धनावेश के लिए क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और इसे वो कैसा दे सकता था, आवेश Q इज ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे, इस तरीके से आप खींचते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था, समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। किसी बंद परिपथ में एक निश्चित दिशा में चलते हुए समस्त वोल्टताओं का बीजगणितीय योग जो है वह शून्य होता है। ठीक है, और किस नियम पर काम करता है, ये दो तरीके के नियम होते हैं, है ना। एक तो है ऊर्जा संरक्षण का नियम था और एक आवेश संरक्षण का नियम था। ये ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। किस पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। बायो सावर्ट का नियम लिखिए, ये अब आपको आना ही चाहिए बच्चों, लेकिन फाइनल फॉर्मूला मत भूल जाना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नियम आता है तो सिर्फ नियम की थ्योरी उतार के आ जाते हैं, फॉर्मूला भैया जाता रहा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। वहां पर भी देखो, किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछा था तो नियम भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे। इंप्रेशन, ठीक है, इंप्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है, और ज्यादा समय जा नहीं रहा आपका। ठीक है, बायो सावर्ट का नियम क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र के लिए था, dB इज इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला तो आपको लिख करके ही आना है, सदिश रूप मत लिख करके, पूछा नहीं है, लिखना भी नहीं है। सदिश रूप पूछता तो लिखते भी, ठीक, ये तो लिख करके आना ही है। उसके साथ में क्या लिख करके आओगे कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उस अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अभिष्ट बिंदु की अल्पांश के केंद्र बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तथा ये किसके बीच में बन रहा है बच्चों, बताओ भाई। थीटा के लिए आप क्या लिखोगे, अभिष्ट बिंदु की धारावाही अल्पांश से दूरी तथा धारावाही अल्पांश की लंबाई के मध्य बने कोण की क्या साइन की त्रिज्या होती है,
के समानुपाती होता है। और बहुत सारे बच्चे अगर साइन थीटा के समानुपाती होता है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना वो अगला भी समझ लेता है। ठीक है, तो ये थ्योरी लिख करके आए कि धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और साइन थीटा के समानुपाती, ये चीजें लिख करके आए आप। ठीक है, फिर इतना करो, फॉर्मूला लिखो, 1 नंबर देगा ही देगा। हाँ, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए। गाउस ने क्या बताया था कि किसी बंद चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। ये गोला लगाना मत भूलना, ये सदिश लगाना मत भूलना। ठीक है, आप देखोगे तो ये सारे सवाल जो हैं, मैंने एक नया डॉक्यूमेंट नाम से एक डाल रखा है टेलीग्राम पर, उसमें ये पेपर में ये सारे सवाल मिल जाएंगे। मैंने पेपर डाल रखा है, उसमें एक बच्चे ने मेरे को भेजे थे, मैंने जितने उन्हें भेजे थे तो उन्होंने एक पीडीएफ बनाई उसकी। ठीक है, उस पीडीएफ में अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको मिलेंगे ये सारे सवाल मिल जाएंगे आपको। दहली आवृत्ति को सॉरी, छठा सवाल देखिए, एक गाउस का नियम चुंबकत्व का था भाई, विद्युत क्षेत्र वाला नहीं था, है ना। हाँ, अगला देखो, प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं आप? क्या समझते हैं? क्या समझते हैं भाई? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों से टकराता है तो वह उस अवरोधक के छायांकित भाग में प्रवेश करने की कोशिश करता है या प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार प्रकाश का छायांकित भाग की ओर मुड़ जाना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ठीक है, इतनी परिभाषा लिख करके आओ। एक लाइन ऐड करना चाहो तो ऐड कर दीजिएगा, विवर्तन की शर्त लिख दो कि विवर्तन हेतु अवरोधक का आकार आपतित तरंग दैर्घ्य या आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि के तुल्य होना चाहिए। ठीक है, वो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर 7वां, दहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। दहली आवृत्ति क्या? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु सतह से प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने हेतु आवश्यक होती है। क्या कहलाती है? दहली आवृत्ति कहलाती है। फिर फॉर्मूला बना दो, क्या? फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, तो न्यू नॉट इज इक्वल्स टू क्या? फाई नॉट डिवाइडेड बाय एच। ये करके आ गए आपने, भाई साहब ऐसा इंप्रेशन दे दिया अगले को कि मंत्र मुग्ध हो जाएगा वो। ठीक है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है किसी धातु सतह से, वो दहली आवृत्ति कहलाती है। और फिर ये लिख दिया, या फिर आपने ये लिख दिया कि हर एक धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान अलग अलग होगा। ठीक है, वो नहीं लिखो, ये लिख दो, बस ये लिख दो, बहुत बढ़िया काम है। चलिए अगला 8वां, और द्वार की सत्यापन सारणी बनाए। देखो और द्वार मैं आपको बताऊंगा, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं गेट ही चालू कराने वाला हूँ, ट्रांजिस्टर छोड़ रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बच्चे थोड़ा कम देख रहे हैं ट्रांजिस्टर को, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ ट्रांजिस्टर को। जब आपको लगेगा चैप्टर कराने के बाद में और आप बोलोगे सर ट्रांजिस्टर भी कराओ, तो तभी मैं ट्रांजिस्टर कराऊंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि फालतू का बर्डन दो एक बार के लिए, तो क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, और वीडियो क्लास में मेरे को समझाने में बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, और वो मैं करता हूँ और वो मैं करूँगा भी, लेकिन कम से कम आप भी मेंटली तब तक प्रिपेयर हो जाओ। तो गेट पहले चालू करेंगे। और द्वार के अंदर क्या होता है बच्चों? जोड़ होता है, एडिशन होता है। ठीक, और इसके लिए सत्यापन बताने का कोई फायदा नहीं है, मैंने आपको अभी तक करवाया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा ये। चलो आप बोलोगे सबको आता नहीं है, ये और ऐसा बनता है बच्चों, ये a ये b और इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है a प्लस b। ठीक, तो ये तो प्रतीक चिन्ह हो गया किस तरीके से, और ये हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन समीकरण। और इसी को ही आपको काम करना होता है, तो आप बोलते हो निवेश a और b और निर्गत a प्लस b। फिर यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1, और इनको जोड़ a प्लस बी करना है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये बाइनरी एडिशन है ना, यहाँ पे आपको बाइनरी में काम करना पड़ेगा। हालांकि ये बाइनरी एडिशन भी नहीं है, जो मैंने 1 प्लस 1 1 नहीं होता बाइनरी एडिशन में,
ठीक, लेकिन यहाँ पर ये बताता है कि अगर एक इनपुट हाई है और दूसरा भी हाई है तो एक हाई इनपुट के साथ में ऐड होकर के हाई ही आउटपुट देगा, लो आउटपुट नहीं दे सकता। अब ये चीजें आपको बाद में समझ में आएंगी। चलिए, तो ये था आपका 8वां सवाल। इसके बाद में 9वां सवाल देखिए। 9वां सवाल जो है बच्चों, 9वां 10वां और 11वां, ये है कैसे बच्चों, आपको भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ऐसे सवाल है ये। ठीक है, चलिए तो 9वां 10वां और 11वां करते हैं और इसी के साथ में हमारा खंड ए जो है वो पूरा हो जाएगा, सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पेपर जो मैं डाल रहा हूं, ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि बच्चों को कम से कम पता चल सके कि बोर्ड में काम कैसे करना है। आपका इंप्रेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। मेरी तो राइटिंग खैर गंदी है थोड़ी सी, आपकी तो राइटिंग भी मेरे से लाख गुना अच्छी होगी। तो थोड़ा सा कॉपी को सजाओ, काम बढ़िया करो, ऐसा करो कि अगला मंत्र मुग्ध हो। ऑलराइट, 9वां, अरे सजाने का मतलब ये नहीं कि तुम ड्राइंग बनाने के आने लग जाओ भैया, है ना, ड्राइंग नहीं बनानी है, पता चले तुम सारे के सारे पिकासो बन जाओ। हाँ भाई, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के क्या होती है भैया, लंबवत, है ना। समविभव पृष्ठ, ये हाथ मान लो, तो विद्युत रेखाएं कैसी जाएंगी, ऐसी जाएंगी। ठीक, तो इसके तल के तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है। ये मैंने लिखा रखा है बच्चों प्रॉपर्टीज में, गुण में। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या भरना था, सिर्फ लंबवत, इतना लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। अदरवाइज पूरी लाइन लिखो और फिर जहां पे वो कर रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है वहां पर ऐसा लगा के रखना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, लंबवत के नीचे लगा क्या चाहिए। 10वां, क्यूरी का नियम। अब क्यूरी का नियम जो है वो बच्चों अनुचुंबकीय के लिए था और क्यूरी वाइज का लोह चुंबकीय के लिए था। ठीक, तो क्यूरी नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है नहीं होती, यही बोलता है क्यूरी का नियम। तो ठीक है, देखिए, तो परम ताप के क्या बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती, वर्ड पता चल गया, व्युत्क्रमानुपाती लिखना है। चैप्टर कौन सा है बच्चों, 8वां चैप्टर है, ध्यान में रखिएगा। ऊपर वाला जो 9वां था वो 4th चैप्टर, थर्ड चैप्टर था। 11th देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के होते हैं लंबवत। विद्युत चुंबकीय तरंगों में बच्चों ये ध्यान में रखना, जैसे प्रकाश है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, तो ये वापस से लंबवत आ जाएगा। ठीक है, 2 का तो लंबवती आंसर आ गया इसके अंदर। ठीक, तो इस तरीके से आपका 11वां हो चुका है। इस तरीके से सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे सेक्शन बी की, खंड ब। तो ये करने के बाद में देवताओं लाइन छोड़ करके काम करोगे, ऐसा नहीं है कि 9वां और उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में 10वां कर दिया, नहीं, लाइन छोड़ छोड़ के काम करो भैया। ठीक है, और फिर लिख लीजिएगा खंड ब, सेक्शन बी। ठीक है, अच्छे से सेक्शन बी करो, ऐसा बना करके आओ। सीबीएसई में ऐसा देखने को खूब मिलता है, वो अपनी कॉपी को बहुत अच्छा बना के लिखता है। सीबीएसई की कॉपी और आरबीएसई की कॉपी में ये बेसिक अंतर है बच्चों। उन बच्चों की कॉपी देखोगे आपको इतनी बढ़िया लगेगी, एक मतलब डफर से डफर बच्चा भी होगा ना, लेकिन उस कॉपी में काम करने का तरीका टॉप क्लास, बहुत बढ़िया होता है। चलिए 12वां सवाल। हाँ भाई, सेक्शन बी चालू हो गया, 2 नंबर के सवाल हैं ये आपके लिए। क्या बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता V बराबर कितना है, 50 sin 314t+5, ये इक्वेशन दे रखी है। तो ज्ञात करें क्या भाई, Vrms और प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति। आपको Vrms निकालनी है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, निहायत ही सिंपल है बच्चों। कंपेयर कराओ, V बराबर Vm sin ωt+5, कंपेयर करवाने पर Vm बराबर 50
और ओमेगा बराबर 314। ठीक है, फिर पहले सवाल के लिए हमें क्या निकालना है, वर्ग मध्य मूल मान VRMS क्या होता है, VRMS बराबर VM बटा √2। यही होता है क्या, यही होता है ना बच्चों। Vm का मान कितना 50, उसमें भाग लगाया किसका √2 का। इतना कर दिया ठीक है, मात्रक लगा 2 वोल्ट। इतना कर दिया ठीक है, आगे करने की कोशिश करते हो तो सही करो। ठीक है, 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 25 बटा √2। तो इसे को सोल्व करूंगा तो ये काटूंगा, तो मैं लिखूंगा 25 तो ऐसा का ऐसा और ये √2 और वोल्ट। ठीक है, तो ये सही कर सको तो यहाँ तक आओ, अदरवाइज यहाँ पे छोड़ दो और मात्रक लगा दो, कोई नंबर नहीं काट सकता आपका। ठीक है, तो पहला सवाल हो चुका है। इसका दूसरा आंतरिक खंड ओमेगा बराबर 314, तो ओमेगा बराबर होता है 2πf बराबर 314, तो f बराबर हो गया 314 डिवाइडेड बाय 2π। 314 को लिखते हैं 3.14 गुणा 100 और इसको 2 गुणा 3.14, 3.14 से 3.14 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 50 हर्ट्ज। इस तरीके का सवाल मैंने करवा रखा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, 2 नंबर फ्री फोकट के हैं बच्चों, 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका। ठीक है, चलिए अगला देखिए 13वां सवाल जो है, 10,000 वोल्ट के विभवांतर के लिए, मतलब 10 की घात 4 वोल्ट के विभवांतर के लिए से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंग धैर्य किसने, डी ब्रॉगली ने, है ना। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों, बताओ भाई। इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 एंगस्ट्रॉम था और उसमें भाग किसका, √v का। ऐसा ही था क्या, ये एंगस्ट्रॉम मत भूल जाना बच्चों को, 12.27 याद रखता है, एंगस्ट्रॉम जाता रहा, एंगस्ट्रॉम जाता रहा तो आंसर भी जाता रहा। ठीक है, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम ऐसा का ऐसा, v का मान रख दो 10,000, 10 की घात 4, 10 की घात 4 को बाहर निकालोगे तो 10 की घात 2, 10 की घात 2 का भाग लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, इतनी कैलकुलेशन तो कर लोगे ना देवताओं, 0.1227। ठीक है, एंगस्ट्रॉम डन, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाभिकीय भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए, 2 नंबर का सवाल। देखो मैंने नाभिकीय भट्टी जो बनाया था बोर्ड पे, वो आपको याद हो रहा है, बहुत बढ़िया डायग्राम, सिंपल है, वर्किंग समझ में आती है, कहां कहां कौन कौन सी चीज लगी हुई है, उससे अगर काम करोगे तो आपकी थ्योरी भी हो जाएगी, नाभिकीय भट्टी का डायग्राम भी हो जाएगा। और बुक में जो आपको कई बार दिखता है, एनसीईआरटी में कई बार दिखता है, अलग अलग किताबों में अलग दिखता है। ठीक है, तो वो अगर बनाओगे, वो छोटा डायग्राम है नो डाउट, लेकिन वो कितना अच्छे तरीके से आप याद कर पाते हैं उसमें मेरे को थोड़ा सा संशय, उसमें वर्किंग का भी नहीं पता चलता, इसलिए मैं वो डायग्राम कभी प्रेफर नहीं करता हूं बनाना। बकवास डायग्राम ऐसा हो ना, कम से कम सिस्टमैटिक डायग्राम, है ना। आप किसी चीज को बना रहे हो तो कम से कम उसका चित्र बना रहे हो तो थ्योरी उसके साथ में समझ में आ जानी चाहिए। ऐसा काहे का चित्र जिसके चित्र से हमें थ्योरी नहीं समझ में आ रही। ठीक है, तो डायग्राम मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, प्लीज वो वीडियो देखिएगा। 15वां सवाल, ये मैंने नहीं कराया है, ये 17 चैप्टर का क्वेश्चन है ये 15वां। क्या है, एक आयाम मॉडुलित तरंग में अधिकतम आयाम तथा न्यूनतम आयाम दिया हुआ है। देखो अधिकतम, ये सवाल मैं करवा ही देता हूं। अधिकतम आयाम को लिखेंगे V मैक्सिमम या फिर A मैक्सिमम। ठीक है, V मैक्सिमम नहीं लिखो तो A मैक्सिमम लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वोल्ट है तो V मैक्सिमम बिल्कुल लिख सकते थे, है ना, 10 वोल्ट है। और न्यूनतम मान कितना है, 2 वोल्ट है। क्या बोल रहा है, मॉडुलन सूचकांक m का मान ज्ञात करो। क्या होगा इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, A मैक्सिमम माइनस A मिनिमम डिवाइडेड बाय A मैक्सिमम प्लस A मिनिमम, घटाओ 10 माइनस 2, 10 प्लस 2 कितना, 8/12, 4/6 और 2/3, ये किसका मान है, m का। ठीक है, 0.66 या फिर 0.67 आप लिख सकते हैं, है ना, तो ये m का मान आएगा। ठीक है,
ओके, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको काम करना ऐसा ही पड़ेगा, नंबर पूरे मिलेंगे इस तरीके से भी करके आते तो। अब आता है हमारे पास में क्या, सेक्शन सी हो गए वो तो। अब सेक्शन सी की अब 3 नंबर के सवाल के लिए हम काम करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है, विभवमापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक गोलों की तुलना का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सवाल आपको बोर्ड में देखने को मिल जाए। ये दोनों ही सवाल, आंतरिक प्रतिरोध तो शायद लास्ट ईयर आ चुका था, तो आंतरिक प्रतिरोध, एक मिनट, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध शायद लास्ट ईयर आ चुका है। आंतरिक प्रतिरोध अगर आप इसका दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं तो 16वें सवाल के अंदर जो पहला ऑप्शन है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिला है, वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये तो अब मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखा है, ठीक है। डायग्राम भी अब तो आपको याद हो गए होंगे कैसे करना था भाई, ऐसा कुछ बना, तो ये प्राइमरी सेल था, फिर यहाँ पे धारा नियंत्रक बनाते हैं, है ना, और ये विभवमापी तार हो जाएगा इस तरफ, ये विभवमापी तार है, ठीक है। और प्राथमिक परिपथ में ऐसा अपन धारा दर्शाते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐसे जिन दो सेलों की तुलना करनी थी उन दोनों सेलों को लगा देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 दिखेंगे, और ये द्विमार्गी कुंजी है, 1 2 3 क्या है, द्विमार्गी कुंजी। द्विमार्गी कुंजी को किससे, गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर को किससे, ज्योति से। ऐसा ही करते हैं ना, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2। E1 बराबर क्या, XL1, E2 बराबर XL2, E1 बटा E2 बराबर M1 बटा L2। होगा नहीं होगा, ऐसा ही होगा भैया, ठीक है। तो अगर आप याद करोगे तो आएगा बच्चों, अच्छे से आएगा, ठीक है। तो तसल्ली रखो, चीजें आपको समझ में आएंगी, है ना। चलिए 16वां मेरे हिसाब से हो गया, नहीं तो वीडियो देखो आपको पता चलेगा। इवन 17th भी अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, 17वां जो सवाल है वो 7th नंबर का जो चैप्टर है आपका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका ये सवाल है बच्चों। क्या है सवाल, देखिए, निलंबित कुंडली धारामापी किसे कहते हैं, जो मैंने आपको शायद लगभग लास्ट में करवाया है, निलंबित कुंडली धारामापी। इसका नामांकित चित्र बनाए, बहुत अच्छे से बना रखा है अपन ने वहां। सिद्ध कीजिए कि धारामापी में कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। अरे सीधी सी बात है, जितनी धारा बहाते हैं उतना ही क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। अरे फाई समानुपाती आई, निकाला था नहीं निकाला था देवताओं, निकाल रखा है अपन ने, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां किसे कहते हैं, वही दो कुंडलियां समाक्षीय रखी हुई होती हैं, फिर उनकी संख्या समान होती है, त्रिज्या समान होती है, ठीक है, और उनके मध्य की दूरी, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी त्रिज्या के तुल्य होनी चाहिए। ऐसी कुंडलियों का, समाक्षीय कुंडलियों का युग्म क्या कहलाता है, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां कहलाता है। चित्र बनाना ही पड़ेगा, और ये सिद्ध कर सकते हैं कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों के बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह कितना होता है, 1.432, इतना ही होता है। किसका, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अरे सर्वाधिक होता है उनके बीच में, लगभग 1.5 गुना के आसपास होता है, ऐसे तो प्रूव करवा रहा है। पढ़ो इस सवाल को, वैसे ये लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ सवाल है, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां लास्ट ईयर बोर्ड में आया था, तो इस बार चांसेस कम है इसके आने के, ठीक है। तो भी ट्राई कर लो, क्योंकि बोर्ड में रिपीट होने का पैटर्न चल रहा है आजकल आरबीएससी में। 18वां सवाल ये मैंने आपको करवा दिया है, आप चाहें तो वीडियो देखें, और मैं करवा देता हूं, अगर नहीं कराए तो भी मैं करवा देता हूं। न्यूमेरिकल है 18वें में, ऊपर और नीचे ऑप्शन के अंदर भी न्यूमेरिकल। अब देखो, अब ये जो आप देख रहे हैं, देखो ऊपर वाला देखो, 16वें में भी 2 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा, इतना भी हम वो निठल्ले नहीं है कि पढ़ ही ना बिल्कुल ही, ठीक है, तो कम से कम कोई एक तो आ ही जाएगा। 17वें में भी 2 है, कोई ना कोई एक तो आएगा ही आएगा, ठीक। 18वें में भी 2 है। अब सोचो न्यूमेरिकल में भी आपको अगर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, क्या भाई, अथवा, तो इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है बच्चों, मेरे को ये बताओ, है। और क्या चाहते हो आप बोर्ड से, फिर तो एक ही चीज बाकी रह गई है, आंसर शीट भी साथ में देते हैं, जब इतना कर दिया तो आंसर शीट भी साथ में दे दो, वही छाप देते हैं, आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। ओके, 18वां सवाल, एक ही तरंग, इसका फर्स्ट पार्ट में करवा रहा हूं, एक ही तरंग की, एक ही आवृत्ति की 2 तरंगों के आयाम का अनुपात 2:1 है।
देखिए दो तरंगों का आयामों का अनुपात, अब आयामों का अनुपात किससे लिखा था अपन ने, a1 से शायद, a1 और a2, तो मैं लिख देता हूँ a1 बटा a2 कितना 2/1 है। ठीक है बात, ओके। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपन के महत्तम तथा न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात, अधिकतम और न्यूनतम, महत्तम और लघुत्तम आयाम, a मैक्सिमम बटा a मिनिमम, ये, और तीव्रताओं, अधिकतम तीव्रताओं और न्यूनतम तीव्रता, इसका अनुपात, ये आपको ज्ञात करना है। ये ज्ञात हो गया तो ये भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये ज्ञात करते हैं कैसे, तो हमें ये पता चला a1 बराबर क्या हो गया 2a2 हो गया, a मैक्सिमम संपोषी व्यतिकरण, a मिनिमम विनाशी व्यतिकरण, तो हमने लिखा a मैक्सिमम बटा a मिनिमम बराबर क्या, a मैक्सिमम a1 प्लस a2, a मिनिमम a1 माइनस a2, ये a2 माइनस a1 ज्यादा में से कम को घटाना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो a1 प्लस a2, a1 का मान कितना 2a2 था, अपन ने ऊपर ही निकाल लिया इस वजह से। ठीक है, अरे मान मत रख देना, पता चले a1 का मान तुम 2 रख दो, a2 का मान 1 रख दो, आंसर तो सही आएगा लेकिन तरीका गलत है इसलिए नंबर काट देगा पूरे, और 3 नंबर के सवाल को सही करो। ठीक है, और a2 तो ऐसा का ऐसा, ये 2 है भी यहाँ पर, a1 2a2 माइनस a2 क्या हो जाएगा 3a2 हो जाएगा क्या, और ये a2 क्या हो गया 3/1, क्या a मैक्सिमम बटा a मिनिमम, यही तो पूछा था। चलिए तीव्रता है I मैक्स और I मिनिमम, कैसे, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो कुल मिलाकर के इसको अपन ऐसा भी लिख सकते थे, ऐसा अनुपात में तो ऐसा ही होगा। चलिए वीडियो देखो, मैंने करवा रखे इस तरीके के सवाल, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 और आयामों का अनुपात 3:1, दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। इस तरीके से अगले को अलग से बता करके आना भी, ठीक है, फाइनल अलग अलग निकाल करके आना, या फिर हो सके तो ऐसा लिख करके अलग से, a मैक्सिमम बटा a मिनिमम बराबर 3/1, I मैक्सिमम बटा I मिनिमम बराबर 9/1। ठीक है, अलग इंप्रेशन डालो उसके ऊपर। ठीक है, ये शिव खेड़ा की लाइन है बच्चों, क्या थी कि सफल होने वाले व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। तो काम तो सभी ही करेंगे, सबका आंसर ये आना है, आप किस तरीके से उसे प्रेजेंट करते हैं अपनी कॉपी में, वो मैटर करता है बच्चों। और वो 3 नंबर आ गए आपके, इस सवाल से 3 नंबर सोचिए, और क्या चाहिए आपको, इतना सिंपल सवाल और वो 3 नंबर देके जा रहा है आपको। अगला देखो, किसी व्यतिकरण प्रयोग में I तथा 4I तीव्रताओं के 2 स्रोतों का उपयोग किया गया है, तो स्रोतों की तीव्रता है I1 का मान I, I2 का मान 4I। ठीक है, उन बिंदुओं पर तीव्रता ज्ञात कीजिए जहां अध्यारोपित करती हुई तरंगों के मध्य कलांतर 0 और π/2, मैं 0 वाला करवा रहा हूं। देखिए परिणामी तीव्रता I रिजल्टेंट लिख देता हूं, क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi होता है बच्चों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, अंडर रूट सिर्फ I1 और I2 के साथ में ही है, cos के साथ में नहीं है। यहाँ पर I1 का मान I, I2 का मान 4I प्लस 2 अंडर रूट I1 का मान कितना I, I2 का मान कितना 4I cos phi, पहले केस में cos 0, cos 0 का मान 1 होता है, 5I 2, 4 का भी 2 और I का I स्क्वायर का I। ठीक है, इसका तो मान 1 हो गया, 5I और 4I कितने 9I। ये मैंने शायद सवाल करवा रखा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक,
फिर कोस पाई बाई 2 वाला केस करोगे, पाई बाई 2 में क्या रखोगे, कोस पाई बाई 2 रखोगे, कोस पाई बाई 2 मतलब कोस 90, कोस 90 का मान 0, कोस 90 का मान 0, तो फिर ये हट जाएगा। तो दूसरे वाले का आंसर सिर्फ इतना ही होगा, ये i + 4i = 5i, ठीक है, 5i उसका आंसर आएगा। तो ये 18वां होगा। 19वां देखो, 19वें में दो ऑप्शन है आपके पास में, ये भी न्यूमेरिकल है 19वां भी, और थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल है, शायद ही मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ, आप पे छोड़ दूंगा कैलकुलेशन, तरीका बताता हूँ मैं आपको। उन्नीसवां, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए तरंगदैर्घ्य का मान 4861 एंगस्ट्रॉम है, तो इस श्रेणी की चौथी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना करो। हालांकि आप बामर श्रेणी के लिए चौथी रेखा आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस डेटा की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि ये डेटा दे रखा है इसलिए हम इसका यूज भी करेंगे भैया। देखिए किस तरीके से ये, तो लाइमन 1 नंबर पे, बामर 2 नंबर पे। अब बामर के लिए दूसरी रेखा कहां से आ रही है, तो हमने बोला ये पहला ऊर्जा स्तर, इसके लिए भी दूसरा, तो बामर में पहली रेखा ये और दूसरी रेखा ये, गौर करो दूसरी रेखा कहां से आई, आंसर है n = 4 से आई, तो चौथी कहां से आएगी, 6 से आएगी भैया, है ना, तीसरी 5 से, और चौथी कहां से आएगी, 6 से आएगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। तो हमने बोला केस फर्स्ट, समझिए इसमें केस 2 है, केस फर्स्ट, बामर के लिए n1 का मान तो फिक्स है भाई 2 है, n2 का मान चेंज होगा, n2 का मान कितना, फर्स्ट केस के लिए 4 है, फिर 1/λ, फर्स्ट केस है λ1 लिख रहा हूं, और λ1 का मान दे भी रखा है, चौथी से जब वो दूसरे में आ रही है तो वो दे रखा है भाई, दूसरी रेखा के लिए दे रखा है कितना, 61 एंगस्ट्रॉम, ये दे भी रखा है। चलिए तो काम करते हैं, क्या होगा, r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यही है, 1/λ1 इज इक्वल्स टू r, देखिए यहां से 1/n1 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1/λ1, λ1 दे रखा है, बाद में रख लेंगे, r ऐसा का ऐसा 1/4 माइनस 1/16 हुआ क्या, लो लघुत्तम 1/λ1 इज इक्वल्स टू r, लघुत्तम लिया 16, तो ये आएगा 16 का 4 भाग लगाओ, 16 में 4 का कितना आएगा, 4 बार आएगा, और 16 एकम 16 कितना आएगा, 3 आएगा, क्या 3r/16 बराबर λ1, तो फिर λ1 बराबर कितना हो गया, 16/3r, पहली इक्वेशन, पहली। दूसरा केस सेकंड, जिसमें λ2 ज्ञात करना है, ठीक है, n2 का मान, सॉरी n1 का मान फिक्स है, बामर है 2 है, n2 का मान कितना 6, चौथी रेखा थी, छठे से आएगा, ठीक है, तो वही काम करोगे, 1/λ2 इज इक्वल टू क्या, r, आप सभी को पता है r का मान क्या होता है, वो रख के भी कर सकते थे, लेकिन करना नहीं है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, मान रखो r ऐसा का ऐसा, n1 का मान 2 का स्क्वायर और n2 का मान 6 का स्क्वायर, शायद लंबा खिंच जाए, r 1/4 और 6 × 36, ठीक, लघुत्तम कितना 36 ले लू क्या, 36 लोगे तो 36 में 4 का भाग लगाओ, 9 बार जाता है, और 36 एकम 36 कितना आएगा, 8r/36, तो फिर λ2 बराबर कितना आया, 36/8r, ठीक है, इसको 2 से काट सकते हैं क्या, इवन मेरे हिसाब से, देखो गलती, देखो कोई गलती तो नहीं कर दी है कहीं, एक गलती कर दी तो फिर माफी के लायक नहीं रहेंगे, पर दिख नहीं रही है मेरे को, ठीक है, 4 से काटो,
4 से काट सकते हैं ना, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8, काट सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये हो गया लैम्डा 2, लैम्डा 1 ये रहा, लैम्डा 2 ये रहा। आपको क्या ज्ञात करना है, लैम्डा 2 ज्ञात करना है। निकालो, कैसे, क्या करोगे, लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1 करो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाओ, ये समीकरण नंबर 2 बना देना। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा प्लीज। लैम्डा 2 का मान कितना, 9/2r, और लैम्डा 1 का मान कितना, 16/3r, r से r तो गया, ये 3 ऊपर गया तो 9 3 27, 16 दूना 32 बराबर क्या, लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 इससे गुणा हो जाएगा। लैम्डा 1 का मान दे रखा है क्या, मान रख दीजिएगा, मेरे हिसाब से आंसर मिल जाएगा। देख लीजिएगा, तरीका यही होना चाहिए बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से हम काम करेंगे। ओके, तो ये था 19वें का पहला। दूसरे में भी सेम है, बस इस बार काम किसके लिए करना है, लाइमन के लिए करना है। ठीक है, डेटा यूज करो 12-15 एंगस्ट्रॉम, वैसे अपने 12-16 से किया है पहली रेखा के लिए। अगर आप पढ़ेंगे, यदि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य अपन ने 12-16 पढ़ रखी है बच्चों, इसने कितनी बता रखी है, 12-15, तो इससे करेंगे भाई जैसी इसकी मर्जी। एंगस्ट्रॉम है तो बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य याद करनी है बच्चों, लाइमन श्रेणी की नहीं, बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्घ्य। हालांकि सोल्व तो ही नीचे हो रखा है, डेटा तो ऊपर दे रखा है, लेकिन करना नहीं है। पहले लाइमन श्रेणी के लिए लैम्डा 1 से काम करो, फिर बामर के लिए लैम्डा 2 निकालो, वापस से क्या करो, लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1। पैटर्न वही है। ठीक है, हाँ बस लाइमन के लिए याद रखना n1 का मान कितना रखोगे, 1 रखना है। ठीक है, ओके, ये 19वां सवाल था। 20वां सवाल अगर आप पढ़ेंगे तो ऊपर वाला मैंने आपको करवाया नहीं है, ट्रांजिस्टर है ना, और ये खंड कौन सा है, द है बच्चों। द में आपके पास में वापस से 2 ऑप्शन है, तो नीचे वाला कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और देखना, ट्रांजिस्टर के ऊपर और जो आएगा, या फिर ट्रांजिट अथवा में जो आएगा ट्रांजिस्टर के, वो आपको डायोड मिलने के चांसेस ज्यादा है। डायोड बोर्ड में सर्वाधिक पूछा गया सवाल है, बड़े सवालों में। ट्रांजिस्टर से ज्यादा टाइम अगर आप देखेंगे तो डायोड आता है सामान्यतः, डायोड के सवाल आपको ज्यादा देखेंगे। अब कौन सा है, खंड द में आ गए हैं अभी, अंतिम चरणों में अपन। सेक्शन डी खंड द। सवाल है 20वां, पीएन डायोड कीजिएगा। मैं आपको पीएन डायोड के लिए बोल रहा हूं। पीएन संधि डायोड के लिए अग्र तथा पश्च अवनति का अभिलाक्षणिक वक्र ऐसा था, वी फॉरवर्ड, आई फॉरवर्ड, वी रिवर्स बायस, आई रिवर्स बायस। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मिली एम्पियर लिखिएगा, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लिखिएगा। ठीक है, फिर ये भंजन वोल्टता दर्शा दीजिएगा इधर, और इधर क्या, नी वोल्टता या फिर दहली वोल्टता, थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप दर्शा दीजिएगा। ठीक है, फिर प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ चित्र बनाइए, वो परिपथ चित्र बनाया था जिससे अपन ने ये ग्राफ निकाला है अग्र और पश्च बायस में। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अभिलाक्षणिक वक्र बनाकर इसकी व्याख्या कीजिए, जो अपन ने की है वहां पर, अच्छे से व्याख्या की है वहां पर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वहां पे जो अपने थ्योरी लिखी है वो थ्योरी लिख दीजिएगा, ग्राफ को अच्छे से समझाइएगा, काम बैठ जाएगा, है ना। क्या क्या समझाना है, भंजन वोल्टता को भी समझाना है और नी वोल्टता को भी समझाना है, आपको कट इन वोल्टता को भी समझाना है। ठीक है, फिर 21वां सवाल, ये मैं बोलूंगा कि 21वें सवाल में दूसरा करें तो बहुत बढ़िया, पहला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घूर्णन तो बहुत इजी है ना। क्या बोल रहा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। घूर्णन करती हुई, घूमती हुई धातु की छड़, क्या था भाई, BAF था, नहीं था, वो ज्ञात करना है आपको, बहुत सिंपल था। आवश्यक चित्र बनाइए, बहुत सिंपल है, उसका चित्र दो, बहुत ज्यादा ऐसे क्रॉस 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 कर दो, है ना, और फिर एक धातु की छड़ को बनाकर घुमाते हुए ओमेगा एंगल दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है,
ये एल आर परिपथ है। एल आर परिपथ मतलब श्रेणी आर एल परिपथ। एल आर और आर एल एक ही बात है। एक बच्चे ने मेरे को बोला कि सर आपने एल सी आर परिपथ नहीं करवाया। बच्चों आर एल सी और एल सी आर में क्या अंतर है? आगे पीछे तो लिखा है, और क्या लिखा है उसमें, ठीक है, तो समान ही है ना। तो एल आर परिपथ लिखो या आर एल परिपथ लिखो, बात एक है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, मैंने Vm साइन ओमेगा टी से कर रखे होंगे, तो जहां मैंने Vm लिखा है उसकी जगह आप V नॉट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है इसलिए, ठीक है। फेजर आरेख बनाइए, आप सभी को पता है आर एल परिपथ को कैसे शो करते हैं, ठीक है, तो प्लीज वो फेजर आरेख बना लीजिएगा। खंड ई अंतिम, यह खंड जिसे कहा गया था है, जहां पे खंड ई लिखा हुआ है हिंदी में, उसे ये लिखा गया था। तो लास्ट है सेक्शन ई, ठीक। और इसमें दो सवाल है 22 और 23। देखो क्या बोल रहा है, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करो। अब बच्चे द्विध्रुव की जगह द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर देते हैं। P बराबर Q इंटू 2 है, इसकी परिभाषा लिख के आ जाएंगे। द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए, क्या होते हैं द्विध्रुव, है ना, परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म जो एक दूसरे के सन्निकट रखा हुआ हो या जिनके मध्य की दूरी अत्यल्प हो या नगण्य हो, क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये परिभाषा लिखनी है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम बना रखा है और बहुत अच्छे से अपन ने डेरिवेशन कर रखा है। देखिए आवश्यक चित्र बनाइए और फिर ये सवाल कितने नंबर का है, आंसर है 4 नंबर का ये सवाल है। तो आप गौर कीजिए, 1 नंबर विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा का, 2 नंबर उसके डेरिवेशन के, और 1 नंबर उसका डायग्राम का। तो सोचो डायग्राम जो एक लाइन के अंदर बन गया था अपना, वो 1 नंबर, वो एक लाइन ही वापस 1 नंबर दिला रही है आपको बड़े सवाल में। और फिर डेरिवेशन 2 नंबर का। डेरिवेशन तो मुझे पता है आप गलत करने वाले ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा परिभाषा का भी 1 नंबर दे रहा है, डायग्राम का भी 1 नंबर दे रहा है, और फिर डेरिवेशन के 2 नंबर दे रहा है। इस तरीके से डिवाइड हुआ है। अगला देखो, संधारित्र किसे कहते हैं, क्या भाई, है ना, समांतर रखी हुई चालक प्लेटों का युग्म होता है संधारित्र, जिसका उपयोग ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है और आवेश को संचित करने में किया जा सकता है, ठीक है। फिर क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आप सभी को पता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी करना है। आवश्यक चित्र बनाइए, अरे वो 2 लाइनें ऐसी खींचनी है, एक पर प्लस और एक पर माइनस बनाना है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शानी है, और कुछ नहीं करना था। और क्या था डायग्राम, कुछ नहीं था, ठीक है। आप चाहे तो प्लेट ए और बी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस एक पर प्लस का सिग्मा लिख दीजिएगा, एक पर माइनस का सिग्मा लिख दीजिएगा, खत्म के साथ काम हो जाएगा। अब सोचिए इसमें भी वही सीन है, 1 नंबर का डायग्राम है, 1 नंबर की संधारित्र की परिभाषा है, 2 नंबर का डेरिवेशन है, सिंपल हो गया, 4 नंबर इजी है, ठीक है। चलिए आगे, अरे एक और अथवा दिया हुआ है, नहीं, हाँ ये 2 अथवा है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो 23वां, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें 3, मैंने एक सवाल खा लिया, ओके हाँ, इसमें 3 अथवा होने चाहिए थे, मैंने आपको 2 ही बताए, एक बीच में हो रह गया। स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखिए। गाउस का नियम क्या था बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। फाई बराबर क्या बच्चों, समीशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। फिर अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट वाला डेरिवेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही डायग्राम अच्छे से बनाना है, डायग्राम का 1 नंबर है, गाउस का नियम 1 नंबर का, डायग्राम का 1 नंबर और 2 नंबर डेरिवेशन का है। अपरिमित वाला कौन सा है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट वाला है, चालक के लिए, ठीक है, अचालक के लिए 2 एप्सिलॉन नॉट होता नीचे। 23वां सवाल, ये आपके ऑप्टिक्स का सवाल आ गया, मेरे हिसाब से सभी कर सकते हैं। लेंस मेकर समीकरण बहुत अच्छे से मैंने करवा रखा है, आप कर सकते हैं। आवर्धन क्षमता को परिभाषित कीजिए, कितना गुना बढ़ जाता है वही आवर्धन क्षमता होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। और आवश्यक चित्र बनाइए, आवश्यक चित्र बना सकते हो लेंस मेकर का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 23वां ही हो जाएगा। जो 23वां नहीं कर पाए उनके लिए फिर कौन सा सवाल है,
मतलब 23 में कौन सा तीसरे नंबर का आप आसानी से कर सकते हो। अगर व्यतिकरण नहीं आता हो पाता है तो व्यतिकरण भी इजी है बच्चों, और व्यतिकरण सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, फ्रिंजों की चौड़ाई, संकोचीय विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ये 4 नंबर के सवाल में कॉमनली देखे जाने वाले सवाल हैं। इस बार मैं बोल रहा हूँ कि लेंस मेकर देखो अच्छे से देख ही लेना। और ये जो प्रिज्म वाला सवाल है ना, चलो अभी मैं बता रहा हूँ। व्यतिकरण को परिभाषित करना है, आप सभी कर सकते हैं ना। समान आयाम, समान आवृत्ति एवं जिनके मध्य कलांतर नियत होता है, ऐसी तरंगें जब एक ही माध्यम में संचरित होती है क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो परिणाम स्वरूप एक नई या परिणामी तरंग बनती है, जिसका आयाम किन्हीं स्थानों पर अधिकतम और किन्हीं स्थानों पर न्यूनतम होता है, जिसकी तीव्रता किन्हीं स्थानों पर अधिकतम और किन्हीं स्थानों पर न्यूनतम होती है। यही व्यतिकरण है, यही घटना व्यतिकरण। फिर यंग का द्विस्लिट प्रयोग का वो आपको डायग्राम बनाना है, जो मैंने बहुत अच्छे से बना रखा है बच्चों। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, तो आपको आदित्य के लिए नहीं काम करना, सिर्फ प्रदीप्त के लिए ही काम करना था। कितना है, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अच्छे से करके आए। फिर अगर ये भी नहीं कर पाए तो फिर क्या कर सकते हो, प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। वर्ण विक्षेपण है ना, प्रकाश जब किसी प्रिज्म से टकराता है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद यह अपने मूलभूत 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वर्ण विक्षेपण याद आया, वो पूछ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, प्रिज्म से गुजर रहा है कोई, कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अपवर्तन कोण को दर्शाने वाला किरण चित्र। वो प्रिज्म वाला डायग्राम याद है ना आपको, ऐसा यूं, फिर एक प्रकाश की किरण गई, 7 भागों में बट गई, अपवर्तन कोण ऊपर, एक को अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तक कोण बोलते हैं या फिर प्रिज्म कोण बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते, ठीक। वो डायग्राम बनाना है। और फिर आपको क्या करना है, प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन के पदों में कांच का अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसका व्यंजक ज्ञात करना है, कांच के अपवर्तनांक का व्यंजक। कुछ ऐसा आ रहा था बच्चों, n बराबर, या फिर जो भी जिससे भी हमने वहां प्रदर्शित कर रखा है, क्या, साइन आई बटा साइन आर। साइन आई का मान कितना, डेल एम प्लस ए बटा 2, साइन आर का मान कितना, ए बटा 2। वो ऐसा ही तो बोल रहा है ना, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण ए के पदों में आपको क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। किसका, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है। ये वाला फॉर्मूला डेराइव करना है बच्चों, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ये आप कर ही लेंगे। इस वाले को ध्यान रख लो, क्योंकि बहुत सालों से हम 3 या 4 साल हो गए हम इस सवाल का वेट कर रहे हैं। ये सवाल अभी तक पूछा गया नहीं, 3-4 साल हो गए, ठीक है। तो इस बार चांसेस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बढ़ गए हैं ऑप्टिक्स में से, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी निश्चित नहीं है कि इसी तरीके से दें, लेकिन 75% पैटर्न तो यही रहेगा। और सोचिए अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आपके पास में आ गए तो फिर सोने पे सुहागा, सो में से सो लेकर आएंगे बच्चों, है ना। अच्छे से मेहनत करो, मन लगा करके मेहनत करो। आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।